सैमसंग एक ऐसा ब्रांड जो कभी इंडिया का किंग था, लेकिन फिर आए Xiaomi, Vivo, Realme और सैमसंग ऑलमोस्ट मार्केट से गायब होने लगा। फिर सवाल यह है, सैमसंग आज भी इंडिया में कैसे टिका हुआ है? चलिए कुछ साल पीछे की बात करते हैं। एक समय था जब इंडिया में स्मार्टफोन का मतलब ही सैमसंग होता था। हर बजट में ये फोन मिलता था और हर दुकान पर सैमसंग। लेकिन फिर चाइनीज ब्रांड ने एंट्री ली, जिसमें कम प्राइस, ज्यादा फीचर और अग्रेसिव मार्केटिंग। धीरे धीरे सैमसंग का मार्केट शेयर गिरने लगा। लोग शिफ्ट होने लगे नए ब्रांड की तरफ। ऐसा लग रहा था कि सैमसंग का गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन यही से शुरू होती है उसकी कमबैक की स्टोरी। जब चाइनीज ब्रांड ने मार्केट में एंट्री ली तो पूरा गेम बदल गया। कम कीमत में ज्यादा फीचर मिलने लगे। इसके अलावा फ्लैश सेल्स और ऑनलाइन हाइप। और इसी बीच सैमसंग धीरे धीरे पीछे होता दिखने लगा। अब यहाँ सैमसंग के पास दो रास्ते थे, या तो प्राइस वार में उतर जाए या फिर कुछ अलग करे। इसी बीच सैमसंग ने चुना दूसरा रास्ता। उन्होंने कहा, हम सस्ते नहीं बनेंगे, हम ट्रस्टेड बनेंगे। यही से शुरू हुई उनकी नई स्ट्रेटेजी। सैमसंग ने खुद को रीपोजिशन किया, एक प्रीमियम और एक रिलेबल ब्रांड के रूप में। उन्होंने फोकस किया अपने हाई एंड फोन्स पर, गैलेक्सी एस सीरीज और नोट सीरीज, जहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था और कंपटीशन रिलेटिवली कम। लेकिन असली ताकत प्रोडक्ट नहीं थी, बल्कि वो ट्रस्ट था जो सालों से बना हुआ था। लोगों के दिमाग में एक बात ऑलरेडी बैठी हुई थी, सैमसंग का फोन मतलब टिकाऊ, भरोसेमंद, लॉन्ग लास्टिंग। और यही परसेप्शन उनका सबसे बड़ा वीपन बन गया। क्योंकि जब मार्केट में कंफ्यूजन होता है तो लोग रिस्क नहीं लेते, वो सेफ ऑप्शन चुनते हैं। और उस टाइम इंडिया में सेफ ऑप्शन था सैमसंग। और यही से सैमसंग ने अपने गिरते हुए ग्राफ को संभालना शुरू किया। लेकिन सिर्फ सैमसंग ट्रस्ट के भरोसे मार्केट में टिक नहीं सकता था। उसे चाहिए था एक वीपन जो ग्राउंड लेवल पर काम करे। और यही पर सैमसंग ने इस्तेमाल किया अपना सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ, ऑफलाइन नेटवर्क। आप सोच कर देखिए, आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन दुकान पर जाकर फोन खरीदते हैं। जहां वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते, वो सामने वाले दुकानदार से पूछते हैं, भैया कौन सा फोन अच्छा रहेगा। और यही पर सैमसंग पहले से स्ट्रॉन्ग था। शहर में प्रेजेंस, हर मार्केट में रिटेलर, और सबसे बड़ी बात, ट्रस्टेड सर्विस सेंटर। जब नए ब्रांड ऑनलाइन फ्लैश सेल्स में बिजी थे, तब सैमसंग क्विकली ऑफलाइन मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रख रहा था। कस्टमर के लिए ये एक सेफ डील थी। फोन आसानी से मिल जाता था, कोई प्रॉब्लम आए तो सर्विस सेंटर पास में थी। और सबसे बड़ी बात, ब्रांड पहले से जाना पहचाना था। और यही चीज डिसीजन को आसान बना देती है, क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट में प्रोडक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट प्लस अवेलेबिलिटी। और सैमसंग के पास दोनों थे। और यही रीजन है कि जब बाकी ब्रांड आते जाते रहे, सैमसंग ग्राउंड लेवल पर कभी हारा ही नहीं। लेकिन सैमसंग ने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि उसे ये भी समझ में आ गया था कि वो एक बहुत बड़ा गेम हार रहा है। और वो था मिड रेंज सेगमेंट, जहाँ Xiaomi और Realme दोनों डोमिनेट कर रहे थे। कम कीमत, ज्यादा फीचर और अग्रेसिव ऑनलाइन स्ट्रेटेजी। सैमसंग यहाँ पीछे छूट चुका था। लेकिन इस बार उन्होंने गलती रिपीट नहीं की, उन्होंने काउंटर अटैक किया और फिर नई सीरीज लॉन्च की, जिसमें था गैलेक्सी एम सीरीज और ए सीरीज। इस बार फोकस क्लियर था, बेटर स्पेस, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चैनल्स। अब सैमसंग सिर्फ प्रीमियम ब्रांड नहीं था, बल्कि हर सेगमेंट में फाइट करने लगा था। धीरे धीरे फिर से लोगों को एक अल्टरनेटिव मिलने लगा। अगर Xiaomi नहीं लेना तो सैमसंग भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और यही शिफ्ट बहुत पावरफुल था, क्योंकि कमबैक हमेशा एक स्टेप से शुरू होती है। और सैमसंग को ये स्टेप फिर से उससे रेस में ले आया। अब तक सैमसंग ने अपने आप को वापस मार्केट में खड़ा कर लिया था, लेकिन असली चैलेंज अभी भी बाकी था। सरवाइव करना एक बात है, लेकिन लीडर बने रहना वो अलग गेम है। और यही पर सैमसंग ने लिया एक स्मार्ट डिसीजन। उन्होंने प्राइस वार से बाहर निकलकर फोकस किया इनोवेशन पर। जब बाकी ब्रांड सिर्फ प्राइसिंग और स्पेस में उलझे हुए थे, तब सैमसंग फीचर बिल्ड कर रहा था। फोल्डेबल फोन, प्रीमियम डिजाइन और वर्ल्ड क्लास एमोलेड डिस्प्ले। उन्होंने मार्केट को फॉलो नहीं किया। अब सोचो, जब कोई नया ब्रांड नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता, वो लोगों के दिमाग में एक इमेज बना रहा होता है। और सैमसंग ने वही किया। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया, अगर एज कटिंग टेक्नोलॉजी चाहिए तो सैमसंग ही लेना है। और यही परसेप्शन उसे बाकी ब्रांड से अलग खड़ा करता है। क्योंकि जहाँ बाकी ब्रांड प्राइस पर कम्पैक्ट कर रहे थे, सैमसंग वैल्यू और इनोवेशन पर कम्पैक्ट कर रहा था। और सच यही है, प्राइस बदलते हैं, कॉपी फ्यूचर हो जाते हैं, ब्रांड वैल्यू और इनोवेशन लॉन्ग टर्म गेम जीतते हैं। और सैमसंग ने यही गेम खेला। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी टफ कंपटीशन के बावजूद भी सैमसंग क्यों नहीं डूबा? अगर ध्यान से देखो तो सैमसंग ने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने टाइम के साथ खुद को बदला। जब मार्केट में ट्रस्ट की जरूरत थी, तब उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू पर फोकस किया। जब ग्राउंड लेवल फाइट जरूरी थी, तब उन्होंने ऑफलाइन नेटवर्क को रखा। और जब कंपटीशन बढ़ा तो उन्होंने नई सीरीज लॉन्च करके कमबैक किया। इसके अलावा जब फ्यूचर पर बात आई तो इनोवेशन पर दाव लगाया। मतलब हर मूव कैलकुलेटेड था और हर डिसीजन टाइम के हिसाब से था।
था। यही चीज उन्हें बाकी ब्रांड से अलग बनाती है, क्योंकि बिजनेस में जो चेंज को एक्सेप्ट करता है वही सरवाइव करता है, और जो स्मार्ट तरीके से एडेप्ट करता है वही ग्रो भी करता है। और सैमसंग ने दोनों किया है। इसलिए जहाँ कई ब्रांड आए, ट्रेंड बने और खत्म हो गए, वही सैमसंग आज भी मजबूती से खड़ा है, और यही है रियल सक्सेस। तो अगली बार जब आप सैमसंग का फोन देखें तो उसे एक स्मार्टफोन मत समझना। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ गिरकर भी वापस उठना सिखा गया, और शायद यही रीजन है कि आज भी सैमसंग मार्केट में टिका हुआ है। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल बिजनेस स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।